गाइज, वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। गाइज, हम आज बात करने वाले हैं टॉप वेल्थ क्रिएटिंग ऑप्शंस के बारे में। एज ए यंगस्टर आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स पूरे करने के लिए आने वाले समय मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेस मनी एज अ बैरियर ना हो जाए आपको अपने गोल्स पूरे करने के लिए। तो इसलिए गाइज हम ये वीडियो लाए हैं। गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि एज अ यंग इन्वेस्टर आपके पास बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है और आप किस तरह से एक अच्छे स्टॉक और अच्छे शेयर को चुन सकते हैं ताकि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिले आने वाले समय में। तो गाइस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नॉन फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट भी दो तरह के होते हैं, जैसे मार्केट लिंक्ड और नॉन मार्केट लिंक्ड। मार्केट लिंक्ड हो गए जैसे इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड, और नॉन मार्केट लिंक्ड हो गए पीपीएफ और बैंक के फिक्स डिपॉजिट। और नॉन फाइनेंशियल एसेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइज, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज, हमारा पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कंपनी के शेयर प्राइसेस होते हैं जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करती है और लोग उनको खरीदते हैं। तो जैसी कंपनी ग्रो करती है, वो प्रॉफिट्स कमाती है, तो वो अपने इन्वेस्टर को या तो डिविडेंड पे करती है, नहीं तो उनके शेयर प्राइसेस की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उनको उसके रिटर्न्स मिलते हैं। गाइस, इक्विटी शेयर्स ने ही पास से लेकर अब तक बेस्ट रिटर्न्स दिए, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होते हैं। इन्होंने जनरली 14 to 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न्स दिए ही हैं हर इन्वेस्टर को। मगर ये मार्केट लिंक्ड होते हैं तो इसमें उतना रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर पता करना पड़ेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है मगर हाई रिटर्न्स भी होते हैं। तो गाइज, आप ये देख सकते हैं एचडीएफसी का टेबल। एचडीएफसी ने ओवर द ईयर्स 15 to 20% रिटर्न्स दिए ही हैं अपने इन्वेस्टर को। सिमिलरली नेस्ले, इतनी बड़ी कंपनी है, उसने तो 40 to 50% रिटर्न्स दिए हैं। ऐसी बहुत सारी और भी अच्छी कंपनीज हैं। गाइस, आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो डीमैट अकाउंट आप खोल सकते हैं। बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप डिस्काउंट ब्रोकर के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोलें, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, एलाइस ब्लू हो गया। ये सब आपको डीमैट अकाउंट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में, जो कि है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड भी गाइस अपने पैसे इक्विटी शेयर्स में ही लगाते हैं। इक्विटी शेयर्स ग्रो करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं फंड मैनेजर्स के द्वारा। वो किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे पीएसयू बैंक के इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होंगे या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहे होंगे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया या कोई निफ्टी के इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होगा, तो उसमें ये लोग अपने पैसे लगाते हैं। तो ये भी प्रीडोमिनेटली इक्विटी में ही अपने पैसे लगा रहे हैं। और गाइस, बेस्ट इस समय ऐप जो चल रहा है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है ग्रो ऐप। गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में ऐसे रेगुलर इन्वेस्ट ना भी कर पाए तो आप एसआईपी भी करवा सकते हैं। एज ए टिप आपको मैं ये बताऊं कि म्यूचुअल फंड में आप तभी इन्वेस्ट करिए जब मार्केट थोड़ा नीचे जाए, जैसे डिप। जैसे अभी मार्च में मार्केट नीचे गई थी तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था अपना 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल। अब हम बात करने वाले अपने थर्ड ऑप्शन के बारे में। थर्ड नंबर पे आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स उन लोगों के लिए होते हैं जो स्टेडी इनकम चाहते हैं। ये उतने वोलेटाइल नहीं होते क्योंकि ये मार्केट लिंक नहीं होते। डेट फंड्स अपने पैसे बेसिकली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल्स में अपने पैसे लगाते हैं और जो उनसे इंटरेस्ट मिलता है उनके रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं ये। बट एनालिस्ट का ये सजेशन है कि ओवर द ईयर्स, जैसे कि आप इस टेबल ग्राफ में भी देख सकते हैं कि डेट फंड्स के रिटर्न्स ओवर द ईयर्स हमेशा कम हुए हैं। और रिसेंटली आपने सुना होगा फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन का इशू। फ्रैंकलिन टेम्पलेटॉन ने अपने 6 क्रेडिट डेट फंड्स की स्कीम्स ही बंद कर दी हैं। तो जो लोगों ने वहाँ पैसा लगाया था ऑलमोस्ट उनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ है। तो गाइज, अगर आपको डेट फंड में पैसे लगाने भी हैं तो आप क्रेडिट डेट फंड में पैसे कभी मत लगाइएगा, क्योंकि इस पे रिस्क इन्वॉल्व रहता है, वो कभी भी बंद हो सकते हैं, जैसे अभी रिसेंट इशू हुआ था। मगर ये स्टेडी इनकम वाले होते हैं और इतने वॉलेटाइल नहीं होते, मगर आजकल ये इतने अट्रैक्टिव नहीं बचे हैं। गाइस, अब फोर्थ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। पीएफआरडीए इसको मैनेज करती है। ये एक तरह से कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे आप अपने रिटायरमेंट के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। ये अपने पैसे इक्विटी स्टॉक्स, बहुत सारे बॉन्ड्स और बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अपने पैसे लगाते हैं और कुछ म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाते हैं। कलेक्टिव टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसके रिटर्न्स आपको मिलते हैं। अब तो क्या हुआ है कि नेशनल पेंशन स्कीम का जो मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस है वो 6000 से रिड्यूस कर दिया गया है 1000। और गाइज, अगर आप 1 ईयर में मोर देन 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में, तो आपको
उसका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट भी इस स्कीम में मिलता है। गाइस 5th नंबर पे आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मगर इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक तरह का मैजिक है आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। गाइस आप ये देख सकते हैं इस टेबल में राम और श्याम, जहाँ पे राम की इनकम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, वहीं श्याम की इनकम सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रही है। तो आफ्टर 10 ईयर्स आप देखेंगे कि राम के पास 59,000 मनी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू श्याम। इसी तरह से आप जब पैसों को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे ग्रो करते हैं, अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं ओवर द ईयर्स, जैसे कि इक्विटी शेयर्स में देख लीजिए, इसी टेबल में आपके पैसे ओवर द ईयर्स डबल हो जाते हैं। ओवर 20 ईयर्स 30 ईयर्स आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं। तो गाइस कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरह का मैजिक है आपको अमीर बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ एक तरह का बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आजकल पीपीएफ के वैसे रिटर्न्स जो परसेंटेज है वो चेंज होता रहता है, मगर ऑन एन एवरेज इस समय जो रिटर्न मिल रहे हैं वो 8 to 10% रिटर्न मिल रहे हैं। और इसमें सोवरेन गारंटी होता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इन्वेस्ट होता है, मगर इसको आपको लॉक इन पीरियड में डालना होता है जो कि 15 ईयर्स का होता है। तो आफ्टर द व्हेन लॉक इन पीरियड इज ओवर आफ्टर 15 ईयर्स यू हैव द ओपन एंडेड, आपके पास डिस्क्रिप्शन होता है कि आप इसको और एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड हमेशा 5 ईयर्स के ब्लॉक में ही होता है, और फिर आप रेगुलर इसमें विड्रॉवल भी कर सकते हैं जब आपका लॉक इन पीरियड ख़त्म हो जाए। तो गाइज पीपीएफ बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है। गाइज 5th नंबर पे आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ELSS। ये एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम है और इसमें लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको इसमें जो भी रिटर्न्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। तो आप टैक्स फ्री कंपाउंड की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एंजॉय करते हैं इस स्कीम में। मगर सिंस ये इक्विटी लिंक्ड होता है तो इसमें वॉलेटिलिटी भी काफ़ी होती है। तो गाइज आफ्टर 3 ईयर्स ये ओपन एंडेड हो जाता है कि आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं। एनालिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट के 5 ईयर्स पहले तक ELSS में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको पैसे निकाल लेने चाहिए इसमें से। इसके अलावा 2 स्कीम्स और हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं, मेनली ये सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं। पहली है सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और दूसरी है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम और ये प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना को अबव 60 ईयर्स ऑफ द एज सीनियर सिटीजन ही अवेल कर सकते हैं। दोनों पे इंटरेस्ट इनकम पे और जो भी रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना पे जो कि इंटरेस्ट इनकम प्रॉमिस्ड है वो है 7.4% और ये सिर्फ अवेलेबल है टिल 31 मार्च 2023। इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास वो होते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और गोल्ड। तो गोल्ड गाइज आप ओन कर सकते हैं पेपर गोल्ड की फॉर्म में, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आप ओन कर सकते हैं उन्हें, जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं और उनके रिटर्न्स बेसिकली आपको 6 to 10% ईयरली मिलते हैं पेपर गोल्ड में जो भी है। और रियल एस्टेट में गाइज आप एज अ यंग इन्वेस्टर आपके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आप रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि इनिशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और वो इलिक्विड होते हैं, तो वहाँ से आप शुरुआत नहीं कर सकते अपनी इन्वेस्टमेंट की। और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको नॉर्मली जो कि बैंक के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3 to 5% आपको इंटरेस्ट इनकम मिलता है। बट वही बात है ना गाइस कि अगर मान लीजिए आपकी कंट्री की इनकम 10% इन्फ्लेशन 10% से ग्रो कर रही है और आपने सिर्फ FD में पैसे लगाए हुए हैं, तो आपकी इनकम FD वाली 4 to 5% ही ग्रो कर रही होगी, तो रियल में तो आपकी इनकम ग्रो कर नहीं रही है। तो इसी के लिए गाइज आपको अपने एग्स डिफरेंट बास्केट में डालने पड़ेंगे और एज अ यंग इन्वेस्टर आप रिस्क लेने के लिए काबिल हैं, तो आपको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलते हैं। तो गाइज आइए अब बात करते हैं कि आप अच्छे स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं। गाइज हम अब 2 स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं, HDFC बैंक और टाटा मोटर्स। ये सारे डेटा आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे moneycontrol.com। वहाँ पे आप जाके किसी भी स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। गाइस अब आप ये देखिए, ये रहा HDFC का डाटा। HDFC ने ओवर द ईयर अच्छे रिटर्न्स दिए, 15 to 20% रिटर्न्स दिए ही हैं। मगर वहीं पे टाटा मोटर्स आप देखिए, कभी कभी उसमें पॉजिटिव रिटर्न नहीं, कभी कभी आपका पैसा उसमें डूबा भी है। तो गाइज ऐसे शेयर्स से आपको बच के रहना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं गाइज, HDFC का ग्राफ 102 रुपये का शेयर मोर देन 1000 हो गया ओवर इन ओनली 10 to 15 ईयर्स। वहीं टाटा मोटर्स का शेयर का ग्राफ आप देखिए, जो स्टॉक मोर देन 250 रुपीज़ का होता था वो अब जाके अंडर 100 ट्रेड कर रहा है इस समय। तो वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 50 to 60% एकदम रिड्यूस हो गई है। तो आपको वैसे शेयर से बचना चाहिए। तो अब गाइस
ऐसे शेयर्स आप कैसे चुने, अच्छे शेयर्स कैसे चुने, उसके बारे में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानना पड़ेगा। ये देखिए HDFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे प्रमोटर्स आपको दिख रहा होगा। प्रमोटर्स के पास 75% होल्डिंग है। प्रमोटर्स वो होते हैं किसी भी बिजनेस के जो कि उसके ओनर होते हैं, जो भी उस कंपनी को खोला होगा, जो भी उसने इनिशियल में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो हो गए उसके प्रमोटर्स। और इसके प्लेस्ड शेयर भी जीरो हैं। प्लेस्ड शेयर का मतलब ये होता है गाइस कि कंपनी के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं लोन लेने के लिए, उसके पास और एसेट्स हैं लोन लेने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस बढ़ा सकती है। वहीं पे आप देखिए टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओनली 47 to 48% ही प्रमोटर्स के पास है और 3 to 4% है प्लेस्ड शेयर। प्लेस्ड शेयर का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, एज एन एसेट नहीं बचा है, ताकि वो और लोन ले पाए बैंक से अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो इसलिए वो अपने शेयर्स को एज ए एसेट बैंक्स को दिखा रहे हैं, ताकि उनको बैंक से लोन मिल पाए और वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। तो ये एक खतरे की घंटी होती है। और आप देखिए HDFC का शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें FIIs, DIIs सब ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और एक और चीज़ देख सकते हैं आप, HDFC बैंक की जो इंडस्ट्री PE है वो 23 है और HDFC बैंक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, यानी कि आपको ये सस्ते रेटों पे भी मिल रहा है। तो इस समय अगर आपको इतनी स्टडी आप कर नहीं पाते शेयर्स की, तो आप एक कंपनी स्मॉल केस, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि एक बास्केट ऑफ शेयर्स में कलेक्टिवली आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करती है। आप मिनिमम अमाउंट 470 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। हालांकि वो बस आपके लिए पैसे लगा देगी, बस वो खुद स्टडी करके स्मॉल केस एक बास्केट ऑफ शेयर्स बनाती है, जिसमें आप एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अमाउंट, और उसके रिटर्न्स फिर आपको मिलेंगे। गाइज हमेशा आपको ऐसे शेयर्स में भी पैसे लगाने चाहिए जो कि डिविडेंड दें। डिविडेंड टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि ये ITC हो गया, और भी लिस्ट देख लीजिए, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, NDMC, इन सब शेयर्स ने बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको दिए हैं। तो एक तो आपको जो भी रिटर्न्स डिविडेंड के तौर पे मिल रहे हैं वो टैक्स फ्री है, प्लस कंपनी के शेयर्स भी आपके पास हैं, तो आप जब भी उन्हें बेचेंगे तो आपको रिटर्न्स वो भी मिलेगा, प्लस डिविडेंड्स एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हाँ, तो गाइस एक और चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, जो भी आप जी बिजनेस पे देखते हैं, जो कि एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं, एनालिस्ट ने अगर आपको सजेस्ट किया कि ये स्टॉक इस समय खरीद लो, तो उससे आपको बच के रहना है। आपको खुद का इन्वेस्टमेंट, खुद का रिसर्च करना है, क्योंकि उनका तो पैसा नहीं जा रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, तो खुद का रिसर्च करके ही आपको उसमें पैसे लगाने हैं। अच्छी कंपनी के स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक आपको सस्ते रेटों में खरीदने हैं। जैसे कि मार्च में बहुत सारी अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स लो चले गए, तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो, आपको अभी 33% का रिटर्न अपने आप ही मिल जाता 2-3 महीनों में। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और होप कि ये वीडियो जो भी देख रहा है वो आने वाला बिलियनियर हो। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।